नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने शराब पीने की लीगल उम्र को घटा दिया है। 25 साल से इसे घटाकर 21 साल किया गया है। इससे कम उम्र के व्यक्ति को ऐसी जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी जहां शराब परोसी जाती है। यानी अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह दिल्ली में भी शराब पीने की लीगल उम्र 21 साल हो गई है। इसके साथ ही अंडर एज ड्रिंकिंग के खिलाफ भी दिल्ली सरकार ने नई मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। 21 साल से कम उम्र के युवा अनिवार्य आईडी कार्ड चेकिंग की होगी। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में केजरीवाल सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शराब माफिया पर शिकंजा कसने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके उन सब फैक्टर को हटाया जा रहा है जिनकी वजह से शराब माफिया अपना अवैध कारोबार चला पाते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में बेनामी शराब की दुकानें बंद होंगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में सरकार शराब की दुकान नहीं चलाएगी। उन्होंने कहा कि शराब की दुकान चलाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कुछ इलाके ओवर सर्व्ड हैं और कुछ अंडर सर्व्ड हैं, जिसकी वजह से लिकर माफिया का कारोबार चलता है। 20% दिल्ली ओवर सर्व्ड है, जहाँ घरों में कारोबार चलता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नई शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी, क्वालिटी की जांच होगी। से इसको कंट्रोल में लाया जाए। पिछले 3-4 साल में काफ़ी कोशिशें की थी और उसके रिजल्ट हैं कि पिछले 2 साल में करीब 7,09,000 बॉटल अवैध शराब पकड़ी हमारी टीम ने। 7,09,000 बॉटल। 1864 एफआईआर की अवैध शराब कारोबार पे, शराब माफिया के खिलाफ 1864 एफआईआर की है। 1939 लोग अरेस्ट किए हैं पिछले 2 साल में। 1014 करीब 1000 व्हीकल्स जब्त किए जिन पे शराब माफिया से जो जब्त किए गए हैं। लेकिन ये मैं कहता हूं, ये तो टिप्स ऑफ द आइसबर्ग है। ये शराब इंटरनेशनल जो शराब माफिया का धंधा है दिल्ली में, वो काफी हद तक बढ़ा हुआ है। हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद यही पकड़ में आ पाए। जो मोटे तौर पे दुकानें बताते हैं कि दिल्ली में 850 तो शराब की दुकानें हैं, लेकिन जो ऑथराइज्ड हैं करीब 2000 इलीगल शराब माफिया दुकानें चलाता है। 2000 दुकानें जो घरों में चलती हैं, जो दुकानों से सप्लाई होती है, जो कुछ पर्टिकुलर गोडाउन्स हैं। तो इन सब को रोकने के लिए अब एक पॉलिसी बनाई जा रही है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इस सब को, पूरे शराब माफिया को शिकंजा कसने के लिए जो सुझाव दिए हैं वो इस तरह से हैं। अभी उसको मैं जिक्र करूंगा कि पहले तो ये तय किया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने, और जो मुख्यमंत्री जी ने, आज सरकार ने स्वीकार किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयानों पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता पीयूष तिवारी से खास बातचीत की है। प्रीतम सिंह जी हैं सर। तीरथ सिंह रावत जी ने एक बयान दिया है राशन को लेकर। कह रहे हैं 20 बच्चे क्यों नहीं पैदा कर लेते, अधिक राशन लेना है, तो क्या कुछ कहेंगे? प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बने हुए लगभग 10 से 12 दिन हुए हैं और इन दिनों में उन्होंने अपने विवादस्त बयान देकर के जो है उत्तराखंड की छवि पूरे विश्व में ख़राब करने का काम किया है। और उनके बयानों से उनका बौद्धिक स्तर भी जो है स्पष्ट लगता है। मैं ज़रूर जो है जो बयान मुख्यमंत्री ने दिए हैं उनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और तदनुसार ही गरिमा में बयान आप दें तो उत्तराखंड की छवि जो है बेहतर होगी। लेकिन उनके बयानों से भाजपा का चाल चरित चेहरा जो है आम जन के सामने जो है उजागर हो गया है। इससे पहले भी सर रिप्ड जींस को लेकर भी बयान आया था। देखिए, बयान उनके एक हो तो मैं कहूँ, उन्होंने महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में जो बयान दिया और भगवान राम से जो है देश के प्रधानमंत्री की तुलना कर दी, उनकी पूजा होगी, ये उनका बयान था। राशन जो है ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा बच्चे पैदा कर दीजिए, ये देश जो है 200 साल अमेरिका का गुलाम रहा। तो इस तरीके के बयानबाजी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं तो उत्तराखंड की छवि जो है वो धूमिल होती है। सर क्या लगता है सर, आने वाले दिनों में चुनाव है, क्या लगता है इन बयानों से चुनावों पर असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, वैसे तो जो भाजपा की कथनी और करनी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन्होंने जो वादे 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के लोगों से किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। आज किसान सड़कों पर है,
नौजवान सड़कों पर है, महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। आपके सामने है कि चमोली में जो है जिस तरीके से देवी आपदा आई, देवी आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से ध्वस्त है। एक हो तो मैं कहूँ लंबी चौड़ी फेरिस्त है, तो लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोग चुनाव का ही इंतजार कर रहे थे, यही कहना है प्रीतम सिंह जी का। न्यूज़ वन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा महिलाओं पर दिए फटी जींस के बयान को लेकर विपक्ष लगातार उन्हें घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं इस मुद्दे पर सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता पीयूष तिवारी से बातचीत की है। उत्तराखंड के सीएम बनने के बाद से ही तीरथ सिंह रावत अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड सरकार में मंत्री सुबोध उनियाल जी हैं। सर, एक के बाद एक बयानों से आपके सीएम चर्चा में आ जा रहे हैं। पहले जींस को लेकर बयान दिया, अब राशन को लेकर बयान दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जीन्स के बयान के बारे में कई बार बात स्पष्ट हो चुकी है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है, और वो मुख्यमंत्री जी ने भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार बताए थे, और कहीं पर भी उनके द्वारा इसको इम्पोज करने की बात नहीं की गई कि वो अपने विचार थोपने की बात नहीं कर रहे थे। और दूसरा, हर व्यक्ति, भारतीय लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, चाहे वो आदमी हो या महिला हो, उसको अपनी पसंद के कपड़े पहनने की छूट है। जो उसकी चॉइस हो पहन सकता है। और इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस पर खेद प्रकट कर दिया गया था कि अगर किसी को उनके विचारों से बुरा लगा है तो मैं खेद प्रकट करता हूं, तो इसको पटाक्षेप हो जाना चाहिए, और इस तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी लंबी चर्चा नहीं चलनी चाहिए। पहले जींस की बात हुई सर, अब उनका बयान आ गया है राशन को लेकर कि अगर अधिक राशन चाहिए तो पहले ही क्यों नहीं 20 बच्चे पैदा कर दिए। देखिए, मैंने मुख्यमंत्री जी का बयान सुना तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ इसके पीछे उनके कहने का अभिप्राय ये था, जो भारत की राशन प्रणाली है, भारत की राशन प्रणाली में 2 तरह का क्राइटेरिया है, एपीएल और बीपीएल। और बीपीएल के परिवार में अगर 20 से ज़्यादा सदस्य भी हैं और वो बीपीएल है तो उनको कार्ड में पर यूनिट राशन मिलता है। लेकिन अगर वो एपीएल से है तो एपीएल में आपके परिवार में 20 सदस्य होंगे तो आपको पर कार्ड मिलेगा। तो बीपीएल होना मतलब है गरीबी रेखा से नीचे। तो गरीबी रेखा से नीचे व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए भारतीय ये जो खाद्य वितरण प्रणाली है उसमें ये प्राविधान है। तो ये इसमें उन्होंने कहा कि इसमें कोई किसी से, निश्चित रूप से उनका अभिप्राय यही रहा होगा कि उनसे नाराज होने की, उनसे चिढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेचारे बीपीएल हैं। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ सुबोध उनियाल जी, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में अपनी नीतियों पर चुनाव लड़ेगी। न्यूज़ वन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। उत्तराखंड के राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस जगह जगह बैरिकेडिंग कर न केवल अपराध पर अंकुश लगाने का काम कर रही है, बल्कि अपराधियों की धरपकड़ कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का भी प्रयास हो रहा है। दिल्ली के रोहिणी में बुद्ध विहार पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली में बुजुर्गों को एटीएम से पैसा निकालने के लिए मदद के नाम पर बेवकूफ बनाकर उनके एटीएम को बदल देते थे और उसके बाद एटीएम से पैसा निकालते थे। दरअसल दिल्ली पुलिस के बुद्ध विहार थाने द्वारा रोहिणी सेक्टर 5 में बैरिकेडिंग कर वाहनों की चेकिंग हो रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 युवक वहां से गुजरे। पुलिस ने इनको चेकिंग के लिए रोका, जिसके बाद पुलिस को इन पर संदेह हुआ। इनकी पहचान विक्रांत और नितिन के तौर पर हुई। पुलिस ने संदेह के आधार पर जांच पड़ताल की तो पता चला कि इनमें से एक शख्स विक्रांत के खिलाफ पहले से 3 मामले दर्ज हैं, जिसके बाद पुलिस ने इनसे सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि ये किस तरह से एटीएम में गरीब और बुजुर्गों की मदद के नाम पर उनके एटीएम कार्ड बदल देते थे और उसके बाद उनका पूरा पैसा निकाल लेते थे। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हैं और अब बुद्ध विहार पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। वहीं दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उम्मीद है कि क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर अंकुश लग जाएगा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा है कि दिल्ली में अपराध के बढ़ते ग्राफ का संबंध दिल्ली में शिक्षित युवाओं और अन्य लोगों का गंभीर बेरोजगारी से जूझना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार देने के वायदे तो किए, परंतु उन्हें कभी पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी पर दिल्ली सरकार के आए सर्वेक्षण में दिल्ली के युवाओं के भविष्य की एक गंभीर तस्वीर पेश की है, जिसके और अभी खराब होने की संभावना है। जबकि कोरोना महामारी की चौथी लहर से दिल्ली भी गंभीर रूप से प्रभावित है। प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार के साथ श्री परवेज आलम और अनुज अत्रेई भी मौजूद थे। इस संवाददाता सम्मेलन की संबोधित करते अनिल कुमार ने कहा है कि दिल्ली और देश की बदहाल आर्थिक स्थिति के कारण राजधानी की युवा पिछले 75 सालों में बेरोजगारी की सबसे खराब स्थिति से गुजर रहा है और कोरोना महामारी के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहा है।
कुछ दिनों पूर्व विधानसभा में प्रस्तुत की गई बजट में जिस तरह से वित्त मंत्री ने अपने भाषण में रोजगार को लेकर के जो आपने प्रस्तुत किए हैं, उनसे कई इस तरह की जो सच्चाई है जनता के सामने उजागर आज हो पाई है, जिसको हम लेकर के आपके बीच उपस्थित किए। जिस तरह से माननीय वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने बेरोजगारी के आंकड़ों को दिल्ली में प्रस्तुत किया है, मैं कहना चाहता हूं, बार बार कांग्रेस और कांग्रेस के इतिहास पर प्रश्न उठाने वाले अरविंद केजरीवाल और केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी साहब, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी के आक्रामक तेवर देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी कई मुद्दों पर केजरीवाल सरकार को घेरने में जुटी है। इसी का नजारा सोमवार को दिल्ली के गांव देहात से जुड़े कंजवाला इलाके में देखने को मिला। सोमवार को बीजेपी के किसान मोर्चा ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए किसानों से जुड़े मुद्दे पर दिल्ली सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। भाजपा ने अपना विरोध प्रदर्शन डीएम कार्यालय के नजदीक ही किया, जिसके बाद भाजपा ने किसानों के मुद्दे पर विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली सरकार के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है। भाजपा द्वारा धरना प्रदर्शन भाजपा में किसान मोर्चा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विनोद सहरावत के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बीजेपी के अन्य कई दिग्गज नेता मौजूद रहे और सभी ने एक सुर में किसानों के हक में आवाज उठाते हुए दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान विनोद सहरावत ने संबोधित करते हुए कहा कि आज दिल्ली के किसान को सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा है। देश के अन्य कई राज्यों में किसानों को ट्रैक्टर पर, ट्यूबवेल पर सब्सिडी दी जाती है, लेकिन दिल्ली के किसान इस तरह किसी भी सुविधाओं से वंचित हो जो दिल्ली सरकार पर सवाल निशान खड़े करता है। विनोद सहरावत ने कहा कि दिल्ली सरकार केवल किसानों के नाम पर अपनी राजनीति को चमकाने का काम करती है, लेकिन अब दिल्ली का किसान जाग चुका है। ये दिल्ली का किसान, आज देश को 72 साल आज़ाद हुए गए, लेकिन दिल्ली का किसान आज तक आज़ाद नहीं हुआ और जिसको देश की राजधानी मानते हैं। आज दिल्ली के किसानों को कमर्शियल रेट पे जो है बिजली मिल रही है। दिल्ली के किसानों को अगर हमने ट्रैक्टर लेना है तो कमर्शियल व्हीकल के नाम से के जो है ना ट्रैक्टर मिल रहा है, और हमें खेतों में पानी नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं है। अगर ट्यूबवेल का कनेक्शन लेना गए तो हमने DCIDM से जो ना रिश्वत देनी पड़ती है। बिजली का जो कनेक्शन लेते हैं उसके लिए हमने जो ना रिश्वत देनी पड़ती है। आज दिल्ली का किसान इतना मजबूर हो गया कि दिल्ली के किसान ने लास्ट में उनका एक ही रास्ता बचा कि उन्होंने आज यहाँ DM के यहाँ धरना दिया है, और इसी विषय में था। आज दिल्ली के बहुत से किसान हैं जो 81 के तहत, जो एक तो दिल्ली सरकार कह रही है भी ये गांव शहरीकृत हो गए, लेकिन शहरीकृत हो गए तो ग्राम सभा में ज़मीन वेस्ट नहीं होनी। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में वर्कशित फाउंडेशन और उत्तरी दिल्ली नगर निगम वार्ड 82 के पार्षद प्रेरणा सिंह ने संस्था के सहयोग से वार्ड के इंद्रलोक इलाके के गुप्ता कॉम्प्लेक्स में निगम के अंदर आने वाले सभी पार्कों की सफाई की। इस इलाके में फैक्ट्रियों से निकलने वाली गंदगी सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लोग बीमारी से ग्रस्त हो रहे थे। इसको देखते हुए संस्था के युवा कार्यकर्ताओं ने हाथ में झाड़ू और कुदाल लेकर सभी पार्कों की सफाई की। इस मौके पर निगम पार्षद ने जनता से अपील की है कि वो पार्कों और अपने आसपास के सफाई रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर अपने इलाके को हरा भरा रखें। पार्षद प्रेरणा सिंह और बीजेपी और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बार बार सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर जाना सरकार की विफलता को दर्शाता है। है रिक्षित फाउंडेशन, जो ये आप युवा साथी जो आपको नज़र आ रहे हैं इन्होंने बनाई है, और ये लोग एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब लोग वॉलंटियर करते हैं दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर साफ़ सफाई रखने के लिए। और ये जगह इन्होंने खुद आइडेंटिफाई की और मेरे पास आए, बोले हम इस जगह को साफ़ करना चाहते हैं और हमें आपका सपोर्ट चाहिए। इनकी सोच और नीयत मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने इनको तुरंत प्रभाव से अपना जो सहयोग है हर तरीके का तन मन धन से सहयोग देने का इनको वादा किया और आशा है। दिल्ली के केशवपुरम थाना इलाके में आए दिन चोरी की वारदात बढ़ रही है। कभी मोटरसाइकिल तो कभी स्कूटी तो कभी कार चोरी की CCTV फुटेज सामने आ रही हैं। उसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। ताज़ा मामला 7 मार्च का है, जब केशवपुरम थाने से महज 300 मीटर की दूरी से एक बुलेट चोरी हो गई, जिसका CCTV फुटेज भी पुलिस को दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ खाली हैं। फुटेज में चोरों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं और पुलिस इन चोरों की सरगर्मी से तलाश भी कर रही है, लेकिन चोरों का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है।
इस दौरान पीड़ित कृष्णा कंसल से हमारे संवाददाता भावना सिसोदिया ने बातचीत की। दिल्ली के केशवपुरम थाना इलाके में लगातार चोरियों की वारदात बढ़ती जा रही है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बावजूद भी चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ शिकायतकर्ता, आइए उनसे बात करते हैं क्या है पूरा मामला। सर, आपका नाम क्या है? क्रिश्चियन कंसल। सर, क्या पूरा मामला है, किस लिए आप यहाँ पर चल रहे हैं? मैं केशवपुरम थाने के अंतर्गत आने वाले हेल्थवेज जिम के पास बाइक खड़ी करके 7 मार्च को 5 बजे सब्जी लेने गया था। उसी दौरान बाइक मेरी चोरी होगी और सीसीटीवी फुटेज में जो नज़र आया है कि 3 चोर, जिनका चेहरा बिल्कुल क्लियर है, 3 चोर आए और स्कूटी पे आए और बुलेट का ताला तोड़ के बुलेट लेके चले गए, जिनकी बिल्कुल क्लियर फोटो आई हुई है। सीसीटीवी मैंने फुटेज निकाली है और मैंने हेल्थ साहब को भी दी है और आईओ को भी दी है। उनका आश्वासन ये है कि कुछ दिन में शायद कुछ चोर पकड़ में आए तो शायद कुछ रिकवरी हो सके। लेकिन आए चोरी की बात की जाए तो किस तारीख को चोरी की? 7 मार्च 2021 को तो हेल्थ के सामने 4 दिन दाड़े दिन में ही 4 बजे हुई। ठीक है। पुलिस कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस की किस तरीके से कार्रवाई चल रही है? क्या आपके मैडम, जो अभी तक इन्होंने मेरे को बताया है कि शायद इन्होंने क्रिमिनलों से फ़ोटो मैच करके कुछ सबूत जुटाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक हाथ फिलहाल खाली है। ना बाइक का पता चला, ना ही कोई चोरों का भी। लेकिन आए दिन जो श्रीनगर में स्कूटी, बाइक और मोबाइल की जगह जो हो रही है ना जी, उसकी वारदात बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही है, तो दिन दिहाड़े ये अपराध हो रहा है? या ये कह दो कि पुलिस की लापरवाही के अलावा भी कि चोरों के हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हैं, उसके कारण बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अगर पुलिस गश्त की बात की जाए रात को या दिन में, तो किस तरीके की आपके क्षेत्र में पुलिस गश्त है? मैडम, रात को तो बस मैं नहीं बता पाऊँगा कि कैसी है, लेकिन दिन में भी बहुत ढीली है। फिलहाल अभी बहुत देर पहले भी 2-4 शराबी घर के आसपास घूम रहे थे, शोर शराबा हो रहा था, लेकिन वहाँ आसपास के नहीं थे, अननोन पर्सन थे, कहाँ के थे, शरारती तत्व थे, लेकिन नहीं, इस बारे में इसकी तो थोड़ी टाइटनेस तो करनी पड़ेगी। तो जैसा कि आपने देखा कि शिकायतकर्ता का साफ कहना है कि पुलिस की गश्त भी इलाके में कम है और लगातार दिन पर दिन ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं। क्या प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा या पुलिस अपना काम करना ही नहीं चाहती? दिल्ली से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए भावना गिरी। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक दोस्त ने दोस्त की पत्थर से मारकर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। शुरुआती जांच में सामने आया कि मृतक आरोपी पर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का दबाव बना रहा था, जिसकी वजह से उसने हत्या की है। मृतक युवक की पहचान भरत के तौर पर हुई है। वो मयूर विहार थाना के त्रिलोकपुर इलाके में रहता था। डीसीपी दीपक यादव ने बताया है कि आरोपी की पहचान मोनू के तौर पर हुई है। पूर्वी दिल्ली पुलिस उपायुक्त दीपक यादव ने बताया कि आरोपी ने युवक की हत्या कबूल कर ली है। इलाके में एक हत्या का मामला है, क्या है पूरा मामला, क्या कारण है? ये एक मैटर रिपोर्ट हुआ था हमें, तकरीबन 4:30 बजे के करीब का इंसिडेंट का टाइम है। मोनू नाम का एक युवक है, उसने अपने एक साथी की जो भरत है उसकी हत्या कर दी। तो हत्या के बाद ये खुद ही थाने की तरफ आ रहा था और वहाँ जो हमारी ERV गाड़ी है, ERV गाड़ी ने जब उस गाड़ी में ब्लड स्टेन्स देखे तो उसको रोक के क्वेश्चन किया। तब उसने इस क्राइम के बारे में बता दिया कि उसने अपने एक दोस्त की हत्या की है। पूछताछ करने पर पता चला है कि ये दोनों दोस्त थे, जानने वाले थे, इनकी फेसबुक के थ्रू दोस्ती हुई थी और पिछले तकरीबन 3 साल से एक दूसरे को जानते थे। और इसमें यहाँ पर जो इमीडिएट कॉज ऑफ जो इमीडिएट प्रोवोकेशन का जो रीज़न रहा है वो डिमांड ऑफ सेक्सुअल फेवर्स रहा है। बाकी इसके अलावा ये भी था कि इसमें जो एक्यूज है इसको कुछ पैसे भी देने थे, जो डिसीज्ड है। किसी का मोबाइल इसने बिकवाया था तो उसमें ये कह रहे थे कि इसको कुछ पैसे भी वो डिमांड करता था, जो डिसीज्ड है इससे पैसे डिमांड करता था। बट अभी हमारी जो शुरुआती पूछताछ है उसमें इमीडिएट जो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।